आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत मथुरा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार ने शव को घसीटा। बड़ी खबर, मांझ टोल प्लाजा से कई किलोमीटर घसीटता रहा शव और पुलिस ने कार को रुकवा करके शव को निकलवाया। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, ये जानकारी वहां से मिल रही है। मथुरा से बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे का ये मामला। कार ने शव को घसीटा, मांझ टोल प्लाजा से कई किलोमीटर घसीटता रहा शव, ये कहा जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, ये क्या मामला, क्या बता रही है पुलिस? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला यमुना एक्सप्रेसवे के मांझ टोल प्लाजा पर है। यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड जो तैनात रहते हैं टोल प्लाजा के, उन्हें एक सब गाड़ी के पीछे जो सबसे पीछे बम्पर होता है उसमें फंसा हुआ दिखाई देता है, तो उस गाड़ी को रुकवाया जाता है और उस ड्राइवर को जानकारी दी जाती है। पुलिस के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उस ड्राइवर को कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्डों ने और इलाका पुलिस ने जब वहां पर पहुंची है, मांझ टोल जो प्लाजा के पास जो मांझ टोल की चौकी है, इलाका पुलिस है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने सबको निकलवाया। गाड़ी वाले से पूछताछ की है, गाड़ी ड्राइवर से पूरी पूछताछ की गई है। गाड़ी ड्राइवर के ने जो पुलिस को जानकारी दी है उसके मुताबिक यह सब कहां से उसकी गाड़ी में फंसा है, उसको इसके बारे में कोई भी जानकारी अच्छा, शव को ही घसीटा गया है अनिल, या फिर किसी जिंदा आदमी को घसीटता हुआ ये कार दिखाई दिया, या फिर इसी वजह से घसीटने से इस की जान गई है? इसको लेकर कोई जानकारी, कोई वो है क्लैरिटी? इसमें पुलिस अभी जो यमुना एक्सप्रेस पर सीसीटीवी लगे हैं उन्हें पूरी तरह से खंगाल रही है और उसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये व्यक्ति जिंदा इसमें फंसा था या कहीं दुर्घटना में यमुना एक्सप्रेस पर पड़ा था, जो गाड़ी में अचानक फंस गया, इसका कोई कपड़ा फंस गया जिससे वो गाड़ी में पीछे फंस गया। इसमें पुलिस पूरी जानकारी लग रही है, कई टीमें इस पर जांच में लगी हुई हैं और जो भी सीसीटीवी जितने भी लगे हुए हैं वहां तक उसको पूरी खंगालने में इस समय लगी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया अनिल, आप नजर लगातार बनाए रखें। बाराबंकी से अगली बड़ी खबर। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक नाले में पलटा और हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बड़ी जानकारी बाराबंकी से। तेज रफ्तार का कहर, ट्रक नाले में पलटा और हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया। हादसे के बाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बाराबंकी से बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर और ट्रक नाले में पलटा। हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तुरंत ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची। हादसे के बाद का मंजर, हादसे के बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार यहां पर हो गई। नाले में पलटा ट्रक और हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कानपुर से अगली खबर। कानपुर में छुट्टी पर घर आए बीएसएफ जवान से मारपीट की गई है। वकील और उसके साथियों ने बीएसएफ जवान की पिटाई की। सड़क किनारे कार खड़ी करने को लेकर इनका विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, ये देख लीजिए आप। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर कई लोग मिलकर के बीच सड़क पर जवान को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोग देखते रहे, तमाशबीन वहां पर लोग बने रहे, किसी ने भी जहमत नहीं उठाई जवान को बचाने की। बिल्हौर कोतवाली की एक घटना बताई जा रही है, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ का जवान जिसकी पिटाई यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर इनका कोई विवाद हुआ था और उसी विवाद में आकर के इस तरीके से मारपीट में आमादा ये लोग हो गए। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने को लेकर कहासुनी हुई और वो कहासुनी इस तरीके से मारपीट में तब्दील हो गई। कानपुर से खबर और वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। छुट्टी पर घर आए बीएसएफ जवान से मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लोग मिलकर के बीच सड़क पर बीएसएफ के जवान को इस तरीके से पीट रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो देख रहे हैं मारपीट होते हुए। स्थानीय लोग तमाशबीन बन करके सब कुछ देखते रहे, जहमत नहीं उठाई, किसी ने भी विरोध नहीं किया, किसी ने पुलिस को सूचित नहीं किया। गाजीपुर से अगली बड़ी खबर। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। गाजीपुर के कादियापुर गांव में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, बताया जा रहा है। तालाब की जमीन पर बने मकान को ध्वस्त कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी है गाजीपुर से, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। ये देखिए तस्वीर, गाजीपुर के कादियापुर गांव में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जा यहां पर किया गया था, अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर ये पीला पंजा चला है। तालाब की जमीन बताई जा रही है जहां पर अवैध कब्जा हुआ था।
और वहां पर अधिकारी पहुंचे बुलडोजर के साथ और फिर हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई। तालाब की जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया, उसको गिरा दिया गया। अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया था, अवैध कब्जा हुआ था, कई दफा नोटिस, और उसके बाद जब उन्होंने खुद से मकान को नहीं हटाया तो इस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई करके जो मकान यहाँ पर बनाया गया था उसको ध्वस्त किया गया। गाजीपुर के कादियापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। यहीं पर अवैध निर्माण किया गया था तालाब की जमीन पर, जिसको बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया, मकान को ध्वस्त किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई की। बड़ी खबर, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर सवाल उन्होंने फिर से पूछा है। पीएम चुनाव के समय आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते थे। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई। नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणी क्यों नहीं हटाई गई? रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए पहल क्यों नहीं की गई? स्वामी प्रसाद मौर्य ये पूछ रहे हैं। ट्वीट में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल क्यों नहीं आपकी तरफ से की गई? ये ट्वीट आप देख रहे हैं इस वक्त, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और ट्वीट है, और इस ट्वीट के जरिए वो सवाल दाग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों और दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित और अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल आपने क्यों नहीं की? ये सवाल पूछ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ट्वीट के जरिए। रुक नहीं रहे हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर ये सवाल दागे हैं पीएम मोदी से। और देखिए स्वामी प्रसाद का नया शिगुफा क्या है, क्या कुछ वो कह रहे हैं अपने नए ट्वीट में, आपको बता दें। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर ट्वीट, पीएम चुनाव के समय आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू कहते थे, ये वो कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है, और नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणी क्यों नहीं हटाई गई, ये सवाल पूछ रहे हैं। और साथ ही रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए आखिर पीएम ने अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं की, ये सवाल पूछ रहे हैं अपने नए ट्वीट के जरिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये नया शिगुफा आप देख लीजिए। रामचरितमानस को लेकर वो कह रहे हैं कि वोट लगातार बटोरा जाता है, चुनाव के वक्त में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते थे प्रधानमंत्री मोदी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है, और उनसे भी उन्होंने सवाल पूछा है। कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर में भाजपा नेता पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप। राम लखन रावत बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री हैं, और भाजपा नेता राम लखन और भाई राकेश रावत पर आरोप लगा है जमीन कब्जाने का। जमीन कब्जाने के मामले में सामने आए बीजेपी नेता और केडीए। बीजेपी नेता राम लखन रावत ने दूसरे की जमीन पर किया था कब्जा। केडीए ने पुलिस को ये बताया कि पुलिस द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में केडीए ने साफ किया जमीन निजी स्वामित्व की। केडीए का जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। सर्वेयर ने केडीए का बोर्ड जमीन पर लगाया था, ये बात बताई गई। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सर्वेयर को मामले में निलंबित किया था। तो बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के नेता पर जमीन कब्जाने का आरोप है। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज से खबर ये कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आज का दिन बहुत अहम है। आज कोर्ट आरोपियों पर आरोप तय करेगी। आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों पर आरोप तय होंगे। तीनों पर नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। ये बड़ी खबर प्रयागराज से है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आज अहम दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज कोर्ट आरोपियों पर आरोप तय करेगी। आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। आज का दिन अहम है। तीनों पर नरेंद्र गिरी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। देखिए, महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आज क्या होने वाला है, ये आप जान लीजिए। प्रयागराज की सेशन कोर्ट आज आरोप तय करेगी। आनंद गिरी, संदीप तिवारी, आद्या पर आरोप आज तय होंगे।
और साथ ही साथ तीनों आरोपियों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। 20 सितंबर 2021 को संदिग्ध हालत में मिला था नरेंद्र गिरी का शव, ये आप जानते हैं। और इस पूरे के मामले में आनंद गिरी, संदीप तिवारी, आद्या बनाए गए थे आरोपी। आज इन तीनों पर ही आरोप तय होने वाले हैं, इसीलिए आज का दिन अहम है। हम कह रहे हैं महान नरेंद्र गिरी मौत मामले में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, और आज तीनों पर आरोप तय किए जाएंगे। 20 सितंबर 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में नरेंद्र गिरी का शव मिला था। अब आगे बढ़े, बड़ी खबर है। यूपी रोडवेज बस में सफर करना देखिए महंगा हो गया है। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ी जानकारी है, आपसे जुड़ी हुई खबर। यूपी रोडवेज बस में सफर करना महंगा हो गया। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, इजाफा किया गया। सोमवार रात 12 बजे से बढ़ा हुआ किराया लागू। राज्य परिवहन निगम ने बढ़े किराए पर मुहर लगा दी है। तो यूपी रोडवेज में सफर करते हैं आप तो जान लीजिए किराया महंगा हो गया। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। सोमवार रात 12 बजे से ये किराया लागू भी हो गया है। राज्य परिवहन निगम ने बढ़े हुए किराए पर मुहर भी लगा दी है। यूपी रोडवेज की बसों में सफर करना यात्रियों के लिए महंगा हो गया। 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है किराए में, और सोमवार रात 12 बजे से ये किराया लागू भी हो गया है, यानी कि ये किराया अब लिया भी जा रहा है यात्रियों से। राज्य परिवहन निगम ने इस पर मुहर लगा दी है। तो लगातार बढ़ते किराए से यात्री परेशान। इसी बीच में बड़ी खबर, रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है एक बार फिर से। तो देखिए यूपी रोडवेज का 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा, इजाफा किया गया है 25 पैसे प्रति किलोमीटर का। लखनऊ दिल्ली के लिए 125 रुपए। अलग अलग हिस्सों में अब आप सफर करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यूपी परिवहन निगम ने अपनी बसों में किराया बढ़ा दिया है, और ये किराए में जो बढ़ोतरी है वो 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से की गई है। और फिलहाल इस वक्त हम बरेली की बस में और इन यात्रियों से बात कर लेते हैं। सर, किराया बढ़ा दिया गया है, कितना बोझ आप मान के चल रहे हैं? देखिए, किराया पहले भी बढ़ते रहे हैं, लेकिन रुपये 2 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा। और इस तरह से इतना किराया मतलब बढ़ाना, ये एक बड़ी वो है। आने वाले समय में जो है सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक चुनाव हैं, 1 साल भी नहीं रहा चुनाव को। सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था कि आम जनता पे इतना बोझ डालने से क्या असर पड़ेगा। किसान आदमी बताओ कहाँ से इतना किराया भी देंगे, दिक्कत तो पड़ती है गरीब आदमियों के लिए। किस नज़रिए से देख रहे हैं आप जो किराया बढ़ा? सर, बड़ा तो पहले भी है, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हूँ। मैं 2012 से आ रहा हूँ, तो तब उस वक्त 81 रुपीज़ का होता था टिकट। 81 रुपीज़ 2012, तो लगभग 10 साल में। अभी इससे पहले 163 का था, अब एकदम से 30 रुपीज़। इतना कभी नहीं बढ़ा एकदम से। भाई इतना किराया कैसे देंगे बताइए? इतना पैसा किराया कभी नहीं बढ़ा। कभी 1 आध रुपये बढ़ गया, ठंडी बढ़ गई, चवन्नी बढ़ गई। बढ़ा जिन्होंने 40 रुपये 50 रुपये, कहाँ से देगी पब्लिक? इससे पहले रोडवेज का किराया 1 रुपये 5 पैसे पर किलोमीटर था। अब 1 रुपये 25 पैसे किलोमीटर बढ़ने के बाद में 32 रुपये मुरादाबाद का किराया बढ़ गया है, जो वास्तव में ज़्यादा है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है। भाई किस प्रकार से आदमी लेकर चलेगा? जरूरी नहीं है कि सबके पास ही 500 के पड़े हों। कोई कहीं से एडजस्टिंग करके चल रहा है तो वो कैसे कर पाएगा बताइए? यानी इतना साफ है कि एक बार फिर जो किराया बढ़ा है उसने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी जरूर बढ़ा दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और चलिए इसी बीच में एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कब्जे का लगा एक और आरोप। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने यह आरोप लगाया है। इरफान सोलंकी पर मिल पर कब्जा करने का आरोप है। 1477 गज में बनी चूना मिल पुश्तैनी होने का पीड़िता ने दावा किया है। इरफान पर अपने साथियों के साथ 2021 में फैक्ट्री पर कब्जे का आरोप है। फर्जी दस्तावेज बनाकर मिल पर कब्जा करने का आरोप है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी चकेरी को जांच कर कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया है। इरफान सोलंकी पर पैतृक जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप लगा हुआ है। लगातार आरोप लग रहे हैं इरफान सोलंकी पर। जेल में अभी वो बंद हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कब्जे का एक और आरोप लगा। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने यह आरोप लगाया
और इरफान सोलंकी पर मिल पर कब्जा करने का ये नया आरोप है। 1477 गज पर बनी चूना मिल पुश्तैनी होने का पीड़िता ने दावा किया और इरफान पर यह आरोप है कि अपने साथियों के साथ 2021 में फैक्ट्री पर कब्जा किया। फर्जी दस्तावेज बना करके मिल पर कब्जा करने का सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलकर के पीड़िता ने अब न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी चकेरी को यह कहा जा रहा है कि जांच आगे बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। इरफान सोलंकी पर पैतृक जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप है। जेल में बंद इरफान सोलंकी बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लगातार नए आरोप लग रहे हैं। इरफान सोलंकी पर नई आफत आ गई है, आप जान लीजिए। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर मिल पर कब्जा करने का आरोप है और यह आरोप लगाया है रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने इरफान सोलंकी पर। इरफान पर अपने साथियों के साथ 2021 में फैक्ट्री पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। 1477 गज पर बनी चूना मिल पर कब्जा करने का आरोप है। फर्जी दस्तावेज बना करके कब्जा किया गया, ये आरोप है। और साथ ही पुश्तैनी होने का दावा किया गया है पीड़िता की तरफ से इस चूना मिल को। इरफान सोलंकी पर पैतृक जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप लगा है। साथ ही पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात की पीड़िता ने और वहां जाकर के न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कमिश्नर ने ये जानकारी मिल रही है, ये अपडेट है कि एसीपी चकेरी को जांच करके आगे कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए हैं पुलिस कमिश्नर की तरफ से। तो लगातार इरफान सोलंकी की परेशानी किस तरीके से बढ़ रही है, मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, ये आप जान लीजिए। लगातार आरोप लग रहे हैं नए नए। अब तक क्या हुआ है? सपा विधायक पर चूना मिल पर कब्जे का आरोप है। इरफान पर मिल कब्जाने का आरोप लगा। चकेरी इलाके में बनी चूना मिल पर कब्जा करने का समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप। और एयरफोर्स के पूर्व सैनिक की पत्नी का यह आरोप है। एयरफोर्स के पूर्व सैनिक की पत्नी ने यह दावा किया है कि उसकी जमीन को कब्जाया। पुलिस कमिश्नर ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और एक नया आरोप उन पर लगाया गया। बागपत से अगली बड़ी खबर। बागपत में 29 भूमाफिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कब्रिस्तान और वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचने का आरोप है। जमीन पर अवैध निर्माण करने का भी आरोप है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम ने दर्ज करवाया केस। ये बड़ी खबर इस वक्त बागपत से है। 29 भूमाफिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कब्रिस्तान और वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचने का इन पर आरोप है। जमीन पर अवैध निर्माण करने का भी इन पर आरोप। और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम ने केस दर्ज कराया। ये बड़ी खबर बागपत से। 29 भूमाफिया बताए जा रहे हैं जिन पर केस दर्ज किया गया। फिरोजाबाद से अगली बड़ी खबर। पानी की टंकी पर हत्या आरोपी के परिजनों का हंगामा। अंशुल हत्याकांड के आरोपियों के परिजनों का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए पानी की टंकी पर यह ड्रामा देख लीजिए आप। हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला पुरुष बच्चों समेत पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। थाना उत्तर के टापाकला में अंशुल हत्याकांड मामले में आरोपियों के परिजनों की ये तस्वीर आपके सामने है। एसपी सिटी का कहना ये कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए, प्रेशर के लिए सभी लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। 18 जनवरी को अंशुल नाम के युवक की हत्या हुई थी। चाकू से गोद करके अंशुल को मार दिया गया। अंशुल के परिवार वालों ने अंशुल के बड़े भाई के ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था और इस पूरे ही मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और इसी को लेकर आरोपियों के परिजनों ने पानी की टंकी पर चढ़कर ये हंगामा किया, ये ड्रामा किया। पानी की टंकी पर 15 से 16 लोग चढ़ गए। कहने लगे कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बाद में पुलिस ने सभी को नीचे उतार लिया और मामले को शांत करवाया। अंशुल हत्याकांड का ये मामला है। इस तरीके से टंकी पर चढ़ करके पुलिस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से। पानी की टंकी पर हत्या आरोपी के परिजनों का ये हंगामा आप देखिए। घंटों की मशक्कत के बाद, समझा बुझाने के बाद इन सभी को नीचे उतार लिया गया, ये कहा जा रहा है। एसपी सिटी ने कहा है कि पुलिस पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए ये लोग पानी की टंकी पर चढ़े। 18 जनवरी को अंशुल नाम के युवक की हत्या हुई थी और चाकू से गोदकर अंशुल को मार दिया गया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है और जिस पर आरोप है उनके परिजन इस तरीके से टंकी पर चढ़े हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के खतीमा में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन लिया गया। पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक पर केस दर्ज किया गया। अवैध खनन की पुलिस को शिकायत मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है।
उत्तराखंड के खटीमा से बड़ी जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।